वर्ग 7 के मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आप लोगों को सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ पुस्तक बसंत भागदूत की पाठ संख्या 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। और इस पाठ के रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार नागार्जुन जी। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस पाठ के रचनाकार नागार्जुन जी के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। नागार्जुन जी का जन्म 30 जून सन 1911 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिला के सतरखा नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर सन 1998 में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, नागार्जुन जी अपने जीवन काल में बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते थे। वे फक्कड़ एवं घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। वह अपनी बात को किसी के सामने निर्भय होकर रखते थे। मेरे प्यारे बच्चों, नागार्जुन जी अपने साहित्यिक जीवन काल में अनेकों रचना की, जिसमें से प्रमुख रूप से बलचनमा, रतिनाथ की चाची, उग्रतारा आदि प्रमुख है। मेरे प्यारे बच्चों, यह था हमारे लेखक नागार्जुन जी का जीवन परिचय। अब मैं आप लोगों को यह पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ाने जा रहा हूं। पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस पाठ में नागार्जुन जी हिमालय को पिता और हिमालय से निकलने वाली सारी नदियों को बेटी के रूप में दिखलाया है। ध्यान दें, सबसे पहले मैं आपको इस पाठ का सारांश बता दूं। प्रस्तुत पाठ लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। लेखक ने अब तक नदियों को दूर से ही देखा था। दूर से ये नदियां बड़ी शांत और गंभीर दिखाई देती है। लेखक के मन में इनके प्रति आदर व श्रद्धा की भाव थी। वह इनकी धारा में माँ, दादी, मौसी की गोद की तरह डुबकियां लगाया करता था। जब लेखक ने इनको हिमालय के कंधों पर चढ़कर देखा तो ये समतल मैदान में विशाल दिखाई दी। उनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर हंसना सब गायब दिखाई दी। यहाँ इनकी लीलाएं देखकर मन में अनेक जिज्ञासाएं व आश्चर्यजनक प्रश्न उठते थे। मन में प्रश्न उठता था है कि अपने पिता हिमालय का प्यार छोड़कर एक किस लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। बर्फ की चोटियां, हरी भरी घाटियां, पहाड़ियां, यही तो इनका घर है। जब ये यहाँ से दूर निकल जाती होगी तो इन्हें अपनी बीती बातें याद आती होगी। सिंध, ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, गंडक आदि हिमालय की अन्य बेटियां दिखने लगती है। पिघले हिमालय की एक बूंद महानदी के रूप में आगे बढ़ती है और समुद्र उनका हाथ थाम लेता है। इनका बाल रूप पहाड़ के वासियों के लिए भले आकर्षक न हो, परंतु लेखक को अत्यंत मनोहर लगता है। तभी तो वह हिमालय और समुद्र में ससुर दामाद का रिश्ता जोड़ता है। कालिदास के यक्ष में मेघदूत से बेताब नदी की प्रेयसी के रूप में चित्रित किया था और कहा था, बेतवा नदी का प्रेम का संदेश अवश्य देते जाना, वह तुम्हारे प्रेम भरे संदेश को पाकर अवश्य प्रसन्न होगी। लेखक को लगता है कि शायद कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। काका कालेलकर इन्हें लोक माता के रूप में देखते हैं। लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखता है। ममता के एक और धागे अर्थात बहन के रूप में भी देखता है। एक दोपहर सतलुज के किनारे बैठकर जब अपने पांव उसके शीतल जल में डाल देते हैं तो वह तरोताजा हो जाता है।
उनका मन तन प्रसन्न हो उठता है और वह गुनगुनाने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान देंगे, मैं अब इस पाठ को पढ़ के आप लोगों को अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दो, आप लोग भी अपने अपने पाठ पुस्तक निकाल के पाठ संख्या 3 निकालेंगे और ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अभी तक मैंने इन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट, सम्राट शब्द का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों कुलीन। कुलीन कहने का मतलब होता है उच्च कुल में जन्म लेने वाला। महिला के भांति प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि वही दुबली पतली गंगा, वही यमुना, वही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते रहना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों के बाल लीला को देखकर। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें, हमने इसके पहले सारांश में हम आप लोगों को हमने बताया है कि हिमालय यहाँ पर पिता के रूप में है और हिमालय से निकलने वाले सारे नदियां हिमालय की बेटियां के रूप में है। इस बात में ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां को हमारे लेखक नागार्जुन जी ने पहले दूर से देखा था, जहां यह इस नदिया की चाल ढाल, उसकी धार में जो उतावलापन होता था, उसे देखकर वह विस्मय हो जाते थे। लेकिन जब उन्हें यह एक बार ऐसा मौका मिला कि वह हिमालय पर चढ़कर उस नदियों को देखे, तो उन्होंने पाया कि जैसा उन्होंने दूर से देखा था, ठीक उसके विपरीत यहाँ पर उसकी कोई उल्लास नहीं थी। जो समतल मैदान में जाकर नदियां अपनी वेगवती धारा से सबको आश्चर्यचकित कर देती है, वह यहाँ हिमालय के गोद में चुपचाप बैठी पड़ी है। मेरे प्यारे बच्चों, लेखक नागार्जुन जी को जब नदियों को दूर से देखना और उसके पास से जाकर देखना, अर्थात लेखक पहले नदियों को दूर से देखे थे जहां वह सम्राट परिवार में जन्म लेने वाली बेटिया के समान लगती है, लेकिन जब वह हिमालय के कंधों पर चढ़कर देखते हैं तो वह उन्हें लगता है कि यह छोटी सी गंगा जमुना कैसे किसी विशाल मैदान की ओर जाकर विशाल हो रही है। वे सोचते हैं कि जिस नदियों में हम अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी मौसी, मामी के गोद के जैसे उनके पानी में जाके डुबकियां लगाते हैं, वह यहाँ पर कितना छोटी है और सूक्ष्म है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ ये भागी जा रही है, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता के विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों असंतोष, माने भूखा या प्यासा, किसी बात की जिज्ञासा आपके लिए प्रेरित होना, ललायित होना, अतृप्त हो रही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियां, बंधुर अधिकत्याय सरसबद उपकत्याय जैसा है इनका लीला निकेतन है। खेलते खेलते जब
जरा दूर निकल जाती है तो यह देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेद कैर के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीते बातें याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियां से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, लेखक यहाँ इस बात को बता रहे हैं कि जब नदियां हिमालय से निकलती है तो उसमें उस समय वेग कम होती है, लेकिन जैसे ही वह आगे की ओर यानी विशाल मैदान की ओर जब निकलती है तो उसका वेग अति तीव्र हो जाता है। और अति तीव्र वेग से जब वो चलती है तो लेखक कहते हैं कि इस नदी को कौन सा लक्ष्य है जो इतने बेचैन से वह भागी जा रही है। और इस भागने के क्रम में जब वह घने जंगल में जहां पर देवदार, चीड़ और शेरो, चिनार, सफेदा, कैर आदि के पेड़ हैं, जब वहां पहुंचती है और वहां पर कुछ रुकावट महसूस होती है तब उन्हें अपने बीते हुए बात कहने का मतलब हिमालय के पास जब थी तब वह कैसी थी इसकी जानकारी उसे इनकी यह आशय उनको प्राप्त होता है। जानकारी अनुभव होता है कि हम पहले कैसे थे और आज हम कैसे हो गए हैं और हम किस तरह से अपने वेग से किसी को नष्ट किए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि नदिया का क्या लक्ष्य है, कौन से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह इतने तीव्र वेग से किस तरफ भागे जा रही है, इसकी पता किसी को नहीं है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। मेरे प्यारे बच्चों, यह गद्यांश समझने की बात है। आपने देखा कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि यह सब नदियां हैं जो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। लेखक कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु यह एक ऐसी नदियां हैं जो महानदी के रूप में परिवर्तित हो गई है। और इसके बारे में लेखक कहते हैं कि यह पर्वतराज हिमालय की, मेरे प्यारे बच्चों, लेखक इस गद्यांश में हमें इस बात की भी जानकारी देने का प्रयास किए हैं कि आप अपने देश में जितने भी नदी को देखते हैं जो हिमालय से निकलती है, वह हिमालय से जो बर्फ पिघलते हैं उसी से उनका निर्माण होता है। आप जितना भी उस नदी में पानी देखते हैं वह हिमालय से निकलने वाली बर्फ पिघल के वह पूरे देश में प्रवाहित होती है। और एक बात बताते हैं, कहते हैं देखिए कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कहने का तात्पर्य यह है, नागार्जुन जी इस पंक्ति के सहारे हम लोगों को यह भी बात बताते हैं कि सिंधु गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसे महानद हैं जिनको उन्हें हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कहने का मतलब यह है कि यह दोनों नदी पूरे देश से प्रवाहित होकर जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती है वहां से वह अंततः एक समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। आपने एसएसटी के क्लास में आप लोग पढ़े होंगे जहां आपके सर जी बताए होंगे कि बहुत सारे ऐसे नदी हैं
जो प्रवाहित होकर अपने क्षेत्रों से गुजरते हुए, देश के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए, प्रवाहित होते हुए अंततः समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा उनका ख्याल शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप के गोद में नंग धरंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए एक आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। मेरे प्यारे बच्चों, इस गद्यांश में लेखक बता रहे हैं कि जो व्यक्ति, कहने का तात्पर्य है, कुछ व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है जिनके पास कोई वैसी वस्तु होती है वह उसकी वैल्यू कम देते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के पास वह वस्तु अगर न हो तो उसके प्रति उनकी चाहत अधिक होती है। ठीक उसी बात को यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति नदी को मैदान से देखे होंगे या जो व्यक्ति जो हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले हैं वह इन नदियों को जब देखते हैं तो उनके प्रति उन नदियों के प्रति उनकी कोई श्रद्धा भावना नहीं होती है, लेकिन जो मैदान में रहते हैं, मैदानी इलाके में, उनको इन नदियों के प्रति अधिक श्रद्धा भावना होती है। और यह भी बताते हैं कि मैदानी इलाका में आने के बाद नदियों का जो रूपरेखा होता है, उनकी जो वेग बलवती होती है, उनके वेग में जो धार होता है, उसके बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि जो नदियां इस मैदान में आकर इतनी बलवती हो गई है, इतनी वेगवती हो गई है, वह हिमालय के गोद में एक छोटा सा रूप में है और नंग धरंग पड़ी हुई है। वह मैदान में आकर इस प्रकार क्यों वेगवती हो जाती है। आगे ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों, कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रावती, जिसे बेतवा नदी कहते हैं, नदी का प्रेम का प्रतिदान देता जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों के सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियां को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों से जुदा जुदा शक्लों में देखा होगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ध्यान दे मेरे प्यारे बच्चों, नागार्जुन साहब को जब नदिया की इस प्रकार के विभिन्न रूप को देखने के बाद तब वे कहते हैं कि हमारे साहित्य के, हिंदी साहित्य के महान लेखक कवि कुलगुरु कालिदास के बारे में कहते हैं कि कालिदास जैसे महान लेखक ने भी अपनी पुस्तक मेघदूत में इस बात की चर्चा की है कि बेतवा जो अपने प्रेम के लिए बलिदान होने को सिखलाती है, इसका संदेश पूरे संसार में लेकर पहुंचाने का प्रयास किया जाए। उसके बाद कहते हैं कि यह बात इन चंचल नदियों को देखकर उन्हें अचानक याद आ जाती है कि शायद कालिदास जैसे महान कवि को भी नदी का यह रूप सचेतन, जो चेतना विवेकपूर्ण है, ज्ञान से भरा है, उसके बारे में भी उन्हें अपने पुस्तक में लिखने का एक मौका मिला, या नदी के बारे में उन्होंने सोचा कि नदी में भी, नदी के धार में भी कुछ ज्ञान है। फिर आगे क्या है, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। देखिए, हमारे भारत में एक सभ्यता है, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस क्षेत्र में जो नदी बहती है उसे माता के समान पूजते हैं, और नदियों को जो स्थानीय लोग द्वारा पूजा जाता है उसे हम लोक माता कहते हैं। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों को रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हें में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा। ममता का एक और रूप की धागा है
जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक नदी मेरी भी है, ऐसी भावना हुई थी, लोलिडा थोलिडा की बात, मनु चट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन मन और ताजा हो गया, तो लगा कि मैं गुनगुनाने लगा। देखो फिर मेरे प्यारे बच्चों, अब इस गद्यांश में नागार्जुन साहब यह बताते हैं कि जहां काका कालेलकर हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हैं, उन्होंने अपने बहुत सारे रचना में नदी को लोक माता कही है। और नागार्जुन साहब कहते हैं कि अब तक हमने नदी को माता, मौसी, दादी, नानी आदि के रूप में देखे, तो कहीं प्रेयसी के रूप में भी देखे हैं, और एक और रिश्ते के डोर में बांधते हैं, वह रिश्ता है बहन का। यह भी एक महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। चाहे आप किसी को किसी रिश्ते से जोड़े, बस केवल आपकी भावना होनी चाहिए। आप जिस रूप में आप जिसे देखेंगे वही आपका भावना का प्रतीक होगा। फिर ऐसा सोचते सोचते लेखक का मन उचाट हो जाता है और वे सतलुज नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां जाकर टीला पर बैठकर अपना पैर पानी में रख देते हैं और वह पानी के प्रभाव से तरोताजा हो जाते हैं और गीत गुनगुनाने लगते हैं। और यह गीत क्या है, देखिए, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अजरज बहन तुम्हारी। कहते हैं, हे सतलज बहन, आपकी जय जयकार हो, आपकी लीला हैरान कर देने वाली है। हुआ मुदित मन हटा तुम्हारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। कहते हैं कि मैं आप पर मोहित हो गया हूं और हमारे मन में जो आलस्य था वह खत्म हो गया है। अब मैं आप पर बलिदान होना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, मैं बलिदान होना चाहता हूं। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। कहते हैं कि आप बेटी हो और आपके पिता हिमालय है, वे आपके बारे में चिंतन करते हैं, चिंतित हैं और वह चुपचाप है। कहते हैं कि आपके जो पिता हैं वो आपके बारे में चिंतित हैं, पर वह चुपचाप बैठे हैं। प्रकृति नदी चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। कहते हैं कि प्रकृति में आपकी लीला अपरंपार है, आप अनुपम है, अद्भुत है, और इसका छाप हिमालय से प्राप्त होता है, इसीलिए आपकी जय जयकार हो। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ समाप्त होता है। जो भी समस्या होगा हम लोग वर्ग कक्ष में सोचेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।